जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर बचे रह गए, उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये दिल दिला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 से। साउथ अमेरिका के उरुग्वाय देश से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है, जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे उनके फैमिली मेंबर्स, यार दोस्त और रिलेटिव्स। इस प्लेन में 45 पैसेंजर्स हैं, जिसमें 9 क्रू मेंबर्स हैं। इस फ्लाइट को लगभग 3 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना था। लेकिन बदकिस्मती से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है। इस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि मौसम अभी भी खराब था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस फ्लाइट का जो पायलट था, वह पहले भी 29 बार इस रूट से उड़ान भर चुका था। इस वजह से उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि इन एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से सैंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि 1 घंटे के बाद वह सही सलामत सैंटियागो में पहुँच जाएंगे। ये प्लेन करीब 18,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और ज्यादा खराब हो गया, जिस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही निर्भर था। तब क्योंकि पायलट को पता था कि वो 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो अपनी लोकेशन का रफ आकलन करता रहा। और 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तो पायलट ने कहा हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर थे, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट की एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन की एल्टीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही है और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा टूटने की वजह से पीछे की जो सीट्स थी वो यात्रियों समेत हवा में उड़ जाती हैं और 3 पैसेंजर प्लेन से गिरकर मर जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और पहाड़ी से टकराकर दूसरी विंग भी टूट जाती है। अब केवल प्लेन का सिर्फ फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। अब तक 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग बहुत जख्मी हालत में हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर है। एंडीज की किसी बेजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या वो इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वह तो महज सिर्फ एक ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असल कहानी तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर कहर बनकर बरसने वाली है। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. क्रैश के बाद 2 पैसेंजर ऐसे थे जिनको ज्यादा चोट नहीं लगी थी। पहले थे 19 साल के रॉबर्टो कनेसा और दूसरे थे गुस्टावो जर्बिनो। ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट भी थे। होश संभालने के बाद ये दोनों वहाँ काम पर लग जाते हैं कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायल लोगों की मदद की जा सकती है। ये देखते हैं कि कहीं पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें सीवियर इंजरीज हो चुकी है। इनमें से एक था 23 साल का फर्नांडो पर्राडो, जो सर पर चोट लगने की वजह से कोमा में जा चुका था। जितना इनसे हो सकता था ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट बाकी लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहे।
दूसरी तरफ 1 घंटे के अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाते हैं बचे हुए सर्वाइवर को सर्च करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक ये ढूंढने की कोशिश करते हैं क्रैश साइट को, लेकिन अफसोस उन्हें कुछ नहीं मिलता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर रेडियो ट्रांसमिशन सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये प्लेन बहुत ही गहराई और इनएक्सेसिबल जगह पर क्रैश किया होगा। समस्या ये थी कि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और रेस्क्यू टीम को अपना सर्च मिशन रात भर के लिए रोकना पड़ा। बचे हुए पैसेंजर्स को ये उम्मीद थी कि वो सिर्फ आज की रात काट ले, कल तो उन्हें कोई बचा ही लेगा, और उन्होंने क्रैश हुए प्लेन पर शेल्टर बनाया और रात गुजारी। ये रात उनके लिए बहुत भयानक थी क्योंकि आज की रात इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस पर गुजारनी है, लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल इन्हें कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद में ये इस रात को कैसे भी करके गुजार लेते हैं, लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते और ठंड के कारण मौत की नींद सो जाते हैं और अब जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 हो जाती है। अगले दिन की सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाता है और 11 जहाज इनको ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों पर नजर ही नहीं आ रहा था। रेस्क्यू मिशन के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़कर जा रहे थे, लेकिन वो उन्हें नजर ही नहीं आ रहे थे। इस वजह से सर्वाइवर्स ने रेस्क्यू मिशन को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अपने सूटकेस से और बैग से बर्फ पर एक बड़ा X बना दिया ताकि वो आसमान से रेस्क्यू मिशन के लोगों को साफ साफ दिखाई दे। उसी दिन उनके ऊपर से 3 हवाई जहाज गुजरे, लेकिन अफसोस किसी को भी ये सर्वाइवर्स दिखाई ना दिए और ये दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है और रेस्क्यू टीम अभी भी इन्हें नहीं ढूंढ पाती। अब इन सर्वाइवर्स को भी समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। मदद कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता था। इस वजह से वो प्लेन में मौजूद चीजों से जिंदा रहने के लिए कुछ तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर वो बूंद बूंद करके पानी की व्यवस्था तो कर लेते, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को फर्नांडो पराडो कोमा से जाग उठता है और जैसे ही उसे होश आता है उसको पता चलता है कि उसकी माँ इस क्रैश में मर चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन भी गुजरते जा रहे हैं और मदद कोई मिल नहीं रही है। प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका है। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही है। भूख प्यास और सख्त ठंड सहते सहते इनको इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके ऊपर से निकल जाते। क्रैश के 8 दिन बाद फर्नांडो पराडो की बहन भी जिंदगी की लड़ाई हार जाती है और मौत की नींद सो जाती है। और उधर 8 दिनों के बाद सर्च रेस्क्यू मिशन को रोक दिया जाता है क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। ऑफिशियल्स को ये लगा कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मर चुके होंगे, इस वजह से उनकी मुर्दा बॉडीज को 2 महीने के बाद खोजकर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें उन्हें की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 571 के ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवर्स के होश उड़ा दिए। अभी तक तो उन्हें अपने खोजे जाने की एक उम्मीद थी, लेकिन वो अब रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। अपने खोजे जाने की एक उम्मीद की किरण थी, वो भी अब टूट चुकी है। अब उनको पता है कि यहाँ पर मौत निश्चित है। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। अब या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दो या फिर उनका डटकर सामना करो। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रोई को अपने कपड़ों पर भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर्स को पैरों पर लपेटकर बर्फ पर चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो करना जो इतिहास में कभी भी किसी ने भी नहीं किया, जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। इन्होंने बर्फ में पड़े अपने फैमिली मेंबर्स, यार दोस्त और जिनके साथ कभी वो खेले, उनकी मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला उनके लिए लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं था। वो रात को ठंड से बचने के लिए टूटे हुए प्लेन पर ही सोते। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। वो रात में सो रहे थे
कि अचानक उनको पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये एवलांच इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने उनके टूटे हुए प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 और लोग अपना दम तोड़ देते हैं और अब बस 19 लोग ही जिंदा बचे हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिन का समय लग जाता है। अब इन्हें रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर रहेंगे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे, इस वजह से वो इस पहाड़ी को पार करने के काबिल नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कम जख्मी थे, इस वजह से उन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ लिए और उन्हें ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े दिए गए। और क्रैश के 33 दिनों बाद यानी 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है, तभी उनकी नजर प्लेन के टूटे हुए दूसरे हिस्से पर पड़ती है। जब वो उस मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। प्लेन के उस पिछले हिस्से में उनको एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी के पास ले जाया जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 किलोग्राम था। इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में क्रैश साइट तक लेकर जाना नामुमकिन था। फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन की मेन बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को ही निकालकर इस बैटरी के पास लाकर ऑन करा जाए, जिसकी मदद से वो रेस्क्यू ऑपरेशन को बुला सके। कुछ दिनों तक इन्होंने इसे ऑन करने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। और क्रैश के 59 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर को एक और एवलांच आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद जिंदा बचे लोगों की संख्या 16 रह जाती है। और अब ये तीनों नौजवान कनेसा, पराडो और विजंते बिना किसी गियर के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की तरफ चलते चले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि जिस दिशा ये जा रहे हैं उधर कोई इंसानी बस्ती मिलेगी भी या नहीं। जैसे तैसे करके ये 4 दिनों में पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन जब ये वहां पहुंचे तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। इनको पता चला कि वो इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वो गलत दिशा थी। आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक बंदा वापस क्रैश साइट चला जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दिनों चलने के बाद इन दोनों को एक नदी की धारा मिलती है। वो उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिनों चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे इन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में इन्होंने 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब छोटी सी एक उम्मीद उनके सामने थी। और एक पत्थर पर कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे फेंका। फर्नांडो पराडो ने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना घटी थी उस पर सब लिख दिया। विलेजर ने उस पेपर को पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसको पता था कि इन पहाड़ियों पर कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था और उस एरिया में भी पूछताछ के लिए कुछ लोग आए थे। वो विलेजर जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया और जल्द ही चिली की एयरफोर्स इनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स कनेसा और पराडो को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद 45 में से 16 लोग ही सरवाइव कर पाए। इनकी ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी थी। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।